ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने पिछली वीडियो में बताया था जो किसी गैस को अगर हम लोग लिक्विड में डिजॉल्व करें तो कितना गैस डिजॉल्व रहेगा वो डिपेंड करेगा जो लिक्विड के ऊपर गैस है, जो सॉल्यूशन के ऊपर गैस है इक्विलिब्रियम में। जब गैस और लिक्विड इक्विलिब्रियम का मतलब है गैस लिक्विड में जा रहा है, जितना गैस लिक्विड में डिजॉल्व हो रहा है उतना ही गैस लिक्विड से बाहर आ रहा है, मतलब जो लिक्विड में गैस है वो फिक्स हो गया। तो लिक्विड के ऊपर जो गैस का प्रेशर है उस पर डिपेंड करेगा। अगर प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा लिक्विड गैस के अंदर जाएगा, प्रेशर कम रहेगा तो कम गैस लिक्विड के अंदर रहेगा। तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है लिक्विड में, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन। जो हमने गैस को डिजॉल्व कर दिया लिक्विड में, सॉल्यूशन बन गया, अब उसके ऊपर जितना प्रेशर है उतना ज़्यादा गैस लिक्विड में रहेगा। अगर प्रेशर कम रहेगा तो गैस कम रहेगा, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है तो गैस अंदर जाएगा। ठीक है, मतलब जो मास ऑफ गैस हम लोग डिजॉल्व कर रहे हैं सॉल्वेंट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। अब अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल से रिप्लेस करें तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, के इंटू पी आ जाएगा। तो यहाँ पे जो m है ये है मास ऑफ गैस, m जो है मास ऑफ गैस है इन इक्विलिब्रियम विथ सॉल्वेंट। मास ऑफ गैस डिजॉल्व्ड, सॉरी, मास ऑफ गैस dissolved per unit volume of solvent, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितना डिजॉल्व हो रहा है। और जो P है ये तो प्रेशर है इक्विलिब्रियम पे, प्रेशर है ऑफ गैस इन इक्विलिब्रियम किसके साथ? सॉल्यूशन के साथ, इक्विलिब्रियम विथ सॉल्यूशन। ठीक है, और जो K है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। K जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। तो यही है हमारा हेनरी लॉ। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। अब अगर इसे ग्राफ से दिखा दें तो ग्राफ बनाते हैं। इधर हम लोग ले लेते हैं प्रेशर ऑफ गैस ओवर लिक्विड और इधर हम लोग ले लेते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा अगर प्रेशर इंक्रीज करे। तो दो गैस के लिए नाइट्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है। ठीक है, θ1 θ2। तो इसके लिए K1 मान लेते हैं, इसके लिए K2 मान लेते हैं। तो जो ये हमने ये लिया था प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो जिस गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, मान लो O2 की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो K2 का वैल्यू K1 से ज़्यादा होगा, मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 इज ग्रेटर देन N2। तो ये तो हमने देखा। अब हम लोग देखेंगे अगर हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैस है, उसको हम लोग डिजॉल्व कर रहे हैं किसी लिक्विड में, तो कितना डिजॉल्व होगा कोई गैस, तो वो हम लोग देखते हैं मिक्सचर ऑफ गैस के लिए। अब हम लोग देख रहे हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए, मतलब अगर किसी लिक्विड में हम लोग एक से ज़्यादा गैस डिजॉल्व किए तो कौन सा गैस कितना प्रेशर पे ज़्यादा डिजॉल्व होगा। तो जिस गैस के लिए बात कर रहे हैं वो उसके पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करेगा। वो तो हमें लिखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। एक से ज़्यादा गैस है तो हम लोग मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे, फिर मास की नहीं करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। यहाँ पे डाल्टन्स लॉ लगा दिया, क्योंकि एक से ज़्यादा गैस है तो टोटल प्रेशर की बात का मतलब सारे गैस आ गया। तो ईच गैस का जो प्रेशर होता है उसे हम लोग पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। तो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगाया पार्शियल प्रेशर, इसलिए लिखा है ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो मान लो मोल फ्रैक्शन जो है गैस का, एक गैस का नाम XA है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A के पार्शियल प्रेशर के। ठीक है, तो अगर अब इसे हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को इक्वल में लगाएंगे तो एक K लगाएंगे, यहाँ पे K डैश ले लेते हैं, ऊपर K लिए थे तो K डैश इंटू PA। तो यहाँ से जो हम लोग PA निकालेंगे कि या K डैश निकालेंगे तो वो डिपेंड करेगा, तो PA डिपेंड करेगा K डैश के वैल्यू पे। कैसे? तो यहाँ से PA अगर लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे 1/K डैश इंटू XA, क्योंकि इसको इधर लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। इसी 1/K डैश को हम लोग बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट, इसे KH लिखते हैं। तो पार्शियल प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा? KH इंटू XA। वैसे ये हेनरी कांस्टेंट है, ये हमेशा कांस्टेंट होगा, लेकिन डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट होता है। तो और जैसे हम लोग N2 के लिए ले लेते हैं तो ये 76 पॉइंट समथिंग आता है।
O2 के लिए लें तो 34 आता है, मतलब N2 की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है O2 से, ऊपर हमने देखा भी था। सॉरी, N2 की KH की वैल्यू O2 से ज़्यादा है, मतलब KH की वैल्यू वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, मतलब अगर KH की वैल्यू ज़्यादा है मतलब प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, मतलब ज़्यादा प्रेशर पे मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी तो कम होगी ना वैसे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे हमने लिया है N2 से ज़्यादा सॉल्युबिलिटी O2 का है, ठीक है। तो यहाँ पे PA डायरेक्टली इक्वल्स टू होगा KH इंटू XA, ठीक है। क्योंकि अब अगर देखेंगे कितना गैस डिजॉल्व होगा तो XA क्या हो जाएगा 1/KH, KH के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जिसका KH कम होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग KH का यूनिट भी देख सकते हैं। KH क्या हो जाएगा PA/XA, XA मोल फ्रैक्शन है तो ये तो यूनिट लेस होगा, इसका यूनिट होता है जो हमारा प्रेशर का यूनिट है। तो जो हम लोग यूनिट ऑफ KH लिखेंगे ये प्रेशर का यूनिट आएगा, जैसे बार हो गया, ATM हो गया, पास्कल हो गया, एट्सेट्रा। जो प्रेशर का यूनिट है वही KH का यूनिट होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया इसके लिए। अब हम लोग इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, हर जगह हेनरी लॉ नहीं लगता है, इस सर्टेन इसके लिमिटेशंस हैं वो हम लोग पहले चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट लिमिटेशन जो है हेनरी लॉ का, इसमें है प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्रेशर इज नॉट टू है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा तो क्या जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर लिक्विड इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे। और टेम्परेचर इज़ नॉट वेरी है, टेम्परेचर भी जो है ये भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर इज़ नॉट वेरी है, इज़ नॉट वेरी है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर गैस इन गैस की सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। इसके बाद जो गैस है वो केमिकली कंबाइन नहीं करना चाहिए सॉल्वेंट के साथ, जैसे कि सोडियम, जैसे कोई भी गैस ले लो अगर वो सॉल्वेंट से रिएक्शन कर रहा है तो उसके लिए हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो गैस है डज नॉट कंबाइन विथ सॉल्वेंट, मतलब गैस डज नॉट रिएक्ट विथ सॉल्वेंट लिख दो, डज नॉट रिएक्ट या कंबाइन ही लिखते हैं, कंबाइन विथ सॉल्वेंट, उसके साथ कंबाइन करके नया कंपाउंड नहीं बनाना चाहिए। और जो गैस है इसका डिसोसिएशन भी एसोसिएशन भी नहीं होना चाहिए, गैस डज नॉट, मतलब गैस जैसे कि NaCl Na+Cl में टूट जाता है, उसी तरह कोई गैस, ये NaCl तो सॉलिड है, जिस गैस की डिसोल्यूशन देख रहे हैं वो डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होना चाहिए, डज नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट इन सॉल्वेंट, जो हमारा लिक्विड सॉल्वेंट है उसमें डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होने चाहिए। तो ये इसके लिमिटेशंस थे, प्रेशर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और गैस सॉल्वेंट के साथ कंबाइन नहीं करना चाहिए, और गैस जो है वो ब्रेक भी नहीं करना चाहिए, और एसोसिएट भी नहीं होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन। हेनरी लॉ का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ। अब हम लोग इसके एप्लीकेशन में फर्स्ट एप्लीकेशन देख रहे हैं कार्बोनेटेड ब्रिवरेज, जैसे कि हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं सही हम लोग बोलते हैं कार्बोनेटेड बेवरेजेज। कार्बोनेटेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें CO2 गैस डिजॉल्व होते हैं, तो जो CO2 गैस डिजॉल्व होते हैं बोतल में बंद होते हैं, जैसे ही ढक्कन खोलोगे देखो बबल बाहर निकलता है, क्यों, जब ढक्कन बंद था तो अंदर का पार्शियल प्रेशर CO2 का ज़्यादा था, जैसे ही ढक्कन खोले इन्वायरमेंट का प्रेशर तो 1 atm है तो अंदर से कम हो गया, इसीलिए गैस के अंदर से CO2 बाहर निकलेगा, क्योंकि जो गैस उसके अंदर था उसकी सॉल्युबिलिटी अब कम हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में अब वो नहीं रहेगा, क्योंकि बाहर का प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, अंदर से गैस बाहर निकलेगा, इसीलिए ये बबल बन के बाहर निकलता है, ठीक है। तो इसका थ्योरी यही है, आपको नोट्स देंगे उसमें थ्योरी मिल जाएगा, अभी शॉर्ट में लिख लें कार्बोनेटेड बेवरेजेज। तो अगर थ्योरी लिखना चाहो तो बोटल्ड, जो कार्बोनेटेड बेवरेज है इट इज़ बोटल्ड अंडर CO2 ग्रेटर देन 1 atm प्रेशर, जो बोतल के अंदर होता है 1 atm से ज़्यादा होता है। व्हेन दी बोटल्स आर ओपन टू एयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एबव द सॉल्यूशन इज डिक्रीज, पार्शियल प्रेशर घट जाएगा, द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 डिक्रीजेज एंड CO2 बबल्स आउट, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं वो डीप सी डाइविंग का ले रहे हैं, डीप सी डाइविंग, जो समुद्र के अंदर गोताखोर जाते हैं, डीप सी डाइवर जाते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं,
ठीक है। तो जनरली जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है इसमें N2 और O2 गैस डिजॉल्व होते हैं। तो जैसे ही नीचे जाता है प्रेशर बढ़ जाता है तो O2 के साथ N2 भी ब्लड में मिक्स हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही वो बाहर आता है प्रेशर घटता है तो ब्लड से N2 गैस बाहर निकलने लगता है जो बॉडी को सिकनेस कर देता है। तो ये इसमें हम लोग लिख सकते हैं इन डीप सी डाइविंग प्रेशर इंक्रीजेज, प्रेशर बढ़ जाता है नीचे जाने पे, दस द गैस जो कि O2 के साथ मिक्स होता है वो भी ब्लड में बॉडी में डिजॉल्व हो जाता है ब्लड में। और जैसे ही वो बाहर निकलता है तो बॉडी से बाहर निकलना चाहता है तो बबल के थ्रू बाहर निकलना चाहता है जो कि सिकनेस प्रोड्यूस करता है। इसीलिए जो डीप सी डाइवर होता है उसके ऑक्सीजन सिलेंडर में नाइट्रोजन को मिक्स नहीं किया जाता है, उसमें नाइट्रोजन के साथ बदले में हीलियम मिक्स किया जाता है, क्योंकि हीलियम जो है आसानी से बाहर निकल जाएगा, हीलियम आसानी से डिजॉल्व ब्लड में नहीं होगी, इसकी सॉल्युबिलिटी जो है कम होती है जो ब्लड है हमारा इसमें, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड एप्लीकेशन है वो है हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो हमें डर लगता है। क्यों डर लगता है पता है? क्योंकि ऊपर जाते हैं तो प्रेशर कम है, तो जो O2 है वो ब्लड में कम डिजॉल्व होता है, टिश्यू के अंदर O2 कम जाता है, जिसके कारण जो है O2 का कंसंट्रेशन ब्लड में कम हो जाता है और इस डिजीज़ को हम लोग बोलते हैं एनॉक्सिया। तो इसमें लिखोगे एट हाई एल्टीट्यूड जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है इज लो, देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ O2 इन ब्लड एंड टिश्यू ऑफ द पीपल लिविंग देयर इज ऑल्सो लो। जो ऊपर है उसका कंसंट्रेशन ब्लड में कम हो जाएगा, O2 का कंसंट्रेशन ब्लड में कम हो जाएगा, जिसके कारण उसे हम लोग बोलते हैं डिजीज होगा, जिसे बोलते हैं एनॉक्सिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हेनरीज लॉ कंप्लीट कर लिया। जो हेनरी लॉ है ये बोर्ड में भी 3 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो हेनरी लॉ का स्टेटमेंट, इक्वेशन, एप्लीकेशन इतना लिख दोगे, ठीक है। और जो सॉल्यूशन था इसका हमने इंट्रोडक्शन भी देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो कंसंट्रेशन के टर्म्स हैं वो देखेंगे।